नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, मनुष्य की जीवन शैली उसके व्यक्तित्व और उसके स्वास्थ्य का आईना होती है। तभी तो कहते हैं जो हमारी जीवन शैली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता और जीवन शैली एक अभिन्न अंग है और हमारा आज का विषय भी इसी से संबंधित है, स्वच्छता ही सेवा है। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर हिमाली जोशी पेटवाल जी मौजूद हैं, जो संयुक्त निदेशक है पंचायती राज की और राज्य समन्वयक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैम, जैसे हमारा कार्यक्रम जीवन शैली और स्वच्छता, तो इन दोनों को जब हम जोड़ के बात करते हैं, इनके समन्वय को किस तरह आप देखती हैं? देखिए, जो हमारा एक सार्वजनिक जीवन होता है और एक हमारा निजी जीवन होता है, दोनों ही क्षेत्रों में स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जहाँ तक हम अपने निजी जीवन की बात करें तो हम जैसे साफ़ सफाई रखते हैं अपने घर की, यही अपेक्षा होती है कि एक डेवलप्ड कंट्री में अगर हम आगे उन्नति की ओर अग्रसर हों कि हम न सिर्फ अपनी लेकिन अपने समाज में भी उतनी ही स्वच्छता रखें जितनी कि हम अपने घर पे रखते हैं। जी मैम, स्वच्छता को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आज के विषय में हमें स्वच्छता के विषय में बात करनी पड़ी तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की यहाँ पे समन्वयक है। तो मैं जानना चाहूँगी इस मिशन की शुरुआत किस उद्देश्य के साथ की गई थी? देखिए, स्वच्छता सिर्फ आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वर्ष 1980 से एकदम स्टार्ट हुआ था, जब सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसके बाद टोटल सैनिटेशन कैंपेन आया, निर्मल भारत अभियान आया। लेकिन स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे मेजर इंटरवेंशन तब आया जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा कि भारत को खुले से शौच मुक्त घोषित कर दिया जाए। तो इसी के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुआ, जिसमें जो हम लोग स्वच्छता के क्षेत्र में जो बेसिक इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए ये लॉन्च हुआ। और इसका मेन कंपोनेंट था कि प्रत्येक घर में शौचालय हो, जिससे हमारी महिलाओं को निजता और सम्मान भी दिया जा सके। जी मैम, एक कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होती है इस उद्देश्य के साथ। कितना मुश्किल ग्रामीण क्षेत्रों में आपको रहा इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करना? देखिए, उत्तराखंड में लिटरेसी रेट हाई है और हम देवभूमि भी बोलते हैं इसे, तो लोग यहाँ के बहुत संवेदनशील हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छे से समझाई जाए और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में अच्छे से जानकारी दी जाए, तो जैसा कि उत्तराखंड में हुआ है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और ऐसे कार्यक्रमों को बहुत सफलता भी मिलती है। मैम, इसमें एक उम्मीद उत्तराखंड की तरफ से यहाँ पर दिखी थी। 2014 में कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होती है। जैसे आपने कहा लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत हाई है, तो कितना आसान यहाँ पर चीज़ों को समझाना रहा? देखिए, जैसा मैंने पहले बोला, देखिए लिटरेसी रेट बहुत हेल्प करता है ऐसी चीज़ों में, और लोगों का संवेदनशील होना भी, हाउ मच पीपल आर सेंसिटिव टू सोशल इश्यूज़। तो जब यहाँ पे आपने खुद ही पॉइंट आउट किया, जो इसका लक्ष्य था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का लक्ष्य था कि वर्ष 2019 तक भारत को ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित करना था। तो इसमें डेफिनेटली यहीं पे हम जो कह रहे हैं कि लोगों का संवेदनशील होना, और द रीज़न हम लोगों ने इसको अचीव कर लिया वो इसीलिए था कि लोगों ने समझा और इसको अपनाया। जी मैम, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किस किस तरह की योजनाएं यहाँ पर लागू की गई थी? देखिए, फेज़ 1 जो कि हमारा 2014 से 2019 तक चला, उस समय हमारा लक्ष्य ये था कि हमारे प्रत्येक घर में शौचालय आच्छादन हो, जो कि हमने 2017 में कर लिया। किंतु ये नहीं है कि ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो गया। इसके बाद अब हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय फेज़ लॉन्च हो गया 2019 से, जो कि पूरा वर्ष 2026 मार्च तक चलेगा। इसमें जो हमने अपना ODF का दर्जा प्राप्त किया, उसका हमें स्थायित्व बरकरार रखना है। और देखिए, जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र भी उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, डेवलप होते जा रहा है, अब हमारे सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। सॉलिड वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में आ गया है, उसका भी हमें साइंटिफिक निपटान करना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये हमारा सेकंड फेज़ है, ये बेसिकली उसमें फोकस करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में
हमारा प्रत्येक ग्राम ODF प्लस मॉडल की श्रेणी हासिल करे, यानी कि एक ऐसा गांव बने जहां पे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी हो, तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी हो और दृश्य स्वच्छता भी हो, गांव सुंदर दिखे जी, गोवर्धन परियोजनाओं से भी जुड़ा हो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी हो। तो ये हमें हासिल करना है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक हम लोग ऑलमोस्ट 98% गांव हम अपने इस कार्यक्रम के ऑलमोस्ट लास्ट चरण में हैं और हमारे 98 to 98% गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। मैम, हम जब भी स्वच्छता की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड और जो तरल है इस तरह के कूड़े को अलग अलग रखा जाए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो आम इंसान है इस बात को समझ पा रहा है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, न ही सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र अपितु शहरी क्षेत्रों में भी हम सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ठोस अपशिष्ट 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक हमारा बायोडिग्रेडेबल और एक हमारा प्लास्टिक वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल हमारे खाने की जो सब्जियां हैं और जो बचा हुआ खाना है जो कि डिजेनरेट हो जाता है, वो हमारा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। उसको हमें अलग, साधारण भाषा में बोले तो सूखा वेस्ट और गीला वेस्ट। तो जो हमारा गीला वेस्ट है उसे हमें अलग करना चाहिए और सूखा वेस्ट उसे अलग करके जो हमारे यहाँ कूड़ा गाड़ी आती है या जो भी वाहन आता है या अगर रिक्शा आता है या कोई पैदल ही आता है कबाड़ी, उनको हमें अपना सूखा वेस्ट देना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा गीला वेस्ट है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अंदर ही हम लोग निपटा सकते हैं अपने पशुओं को दे करके या उसकी कंपोस्टिंग करके। जी मैम, वैसे ग्रामीण में तो जैसे गोबर इत्यादि होता है, ये लोग खुद ही अपने हिसाब से इसका यूज़ कर लेते, रीयूज़ कर लेते हैं, लेकिन क्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ये भी कुछ योजना लेके आया है कि जो गोबर है उसका रीयूज़ हो सके? बिल्कुल, इसमें हमारे प्रत्येक जनपद में एक कम्युनिटी बायोगैस प्लांट का प्राविधान है जी। और कम्युनिटी जिसमें कई एक समुदाय जुड़ा हो, यानी कि कई सारे घर जुड़े हों या गौशालाएं जुड़ी हों। अब तक हमारे 11 जनपदों में इस प्रकार की कम्युनिटी बायोगैस प्लांट लग चुका है। और इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। जनपद नैनीताल में किशनपुर सकुलिया में, जहाँ पे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने इसको काफ़ी सक्सेसफुल बनाया है। यहाँ पे ये लोग न ही सिर्फ गोबर गैस को जनरेट करते हैं, उसको कुछ घरों में भी डाइवर्ट करते हैं, लोग उसको यूज़ करते हैं और जो उसकी स्लरी निकलती है उसको वो लोग कंपोस्टिंग करते हैं और उसको बेचते हैं। जी, तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल जिसमें इनके स्वयं सहायता समूह की आमदनी भी होती है और हमारी महिलाएं इसमें और सशक्त भी होती हैं। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि इस तरह के मॉडल सामने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जो गांव के ही जो प्रोडक्ट है उसी को रीयूज़ करके गांव के ही लोग इसे यूज़ कर पा रहे हैं। तो क्या इस तरह की जो योजना यहाँ पे जैसे इन्होंने शुरुआत खुद से की है, क्या आपके द्वारा और जो गांव है और लोगों उनको इससे जोड़ा जा रहा है, उनको क्या इसकी शिक्षा दी जा रही है, कैसे कार्य वो कर सकते हैं? देखिए, मुझे पूरा यकीन है, देखिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तो हर जनपद में एक का प्राविधान है जी, बट आई एम श्योर हमारे जो रेखीय विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग है, यहाँ से डेफिनेटली इस प्रकार की योजनाएं और भी होंगी जो ग्रामीण क्षेत्र में इंडिविजुअल लेवल पे भी हैं। और देखिए, ये बेसिकली ये होता है कि हर जनपद में हम एक कम्युनिटी मॉडल, एक मॉडल प्लांट लगा दें जिसको देख करके लोग स्वतः ही प्रेरित होते हैं और इस दिशा में बढ़ते हैं। मैम, हर किसी का एक मेंटल लेवल होता है। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहते हैं चीज़ों को सीखना, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एक माइंड फ्रेम होता है कि हमें इसी फ्रेम में ही रहना है। तो उस तरह के लोगों को डील करना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, डेफिनेटली समाज में हमारे कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि हमारे मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली उत्तराखंड में, जिनको कि अगर आप समझाएं और बताएं तो वो लोग समझते हैं। और देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक सामुदायिक प्रोग्राम है, ये कम्युनिटी प्रोग्राम है और कम्युनिटी ही इसको आगे लेके चल रही है। तो यदि कई ऐसे भी लोग हों जो एकदम तुरंत न समझते हों,
वो अपने समुदाय के साथ साथ ही रहते हैं। जी मैम, स्वच्छता एक व्यवहार है, ये समझाना कितना आसान रहा आपके लिए लोगों को? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ है, इसके कई घटक हैं जी। एक मैंने आपको बताया फेज़ 1 में शौचालय आच्छादन था। जो हमारा सेकंड फेज़ है जो 2019 में शुरू हुआ है, उसमें हमारे जो बढ़े हुए परिवार हैं उनका शौचालय आच्छादन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन को एड्रेस करेगा वो है कि इसमें हमारा इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसके लिए एक अलग मद है, अलग धनराशि आवंटित है, और इसको ही हम इस मद को यूज़ करके हम इसके बारे में कम्युनिटी इंगेजमेंट करते हैं। प्रत्येक ग्राम जो ODF प्लस मॉडल डिक्लेयर होता है वहाँ वॉल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं और जो स्वच्छता का संदेश है उसे प्रसारित किया जाता है, तो उससे लोगों तक पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। मैम बिल्कुल आपने एक सही बात कही कि लोगों तक पहुंचना बहुत आसान होता है, तो उन्हीं लोगों तक पहुंचने के लिए ये सारे कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है जब आप लोगों तक पहुंचते हैं तो वो कितने सकारात्मक इन चीज़ों को लेके होते कि हाँ ऐसा कार्य होना चाहिए? देखिए, क्योंकि इसमें यह है कि स्वच्छता सिर्फ वातावरण से रिलेटेड नहीं है कि आप स्वच्छता होगी और आपको अच्छा लगेगा। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ये आपके बच्चों की सेहत सुधारता है, महिलाओं के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके घर के अंदर जो शौचालय होता है, तो ये तो एक ऐसा विषय है, इतने सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं जी कि अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा भी बताते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ना ये सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए पर उनके जीवन में एक बेसिक सम्मान के लिए भी स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है, तो लोग समझते हैं। जी मैम, हर जगह सरकारी व्यक्ति का पहुंचना या अधिकारियों का पहुंचना आसान नहीं होता है, तो क्या आपने वॉलंटियर्स बनाए हैं कि ताकि वो लोग इस कार्य को और आसान बना सके, लोगों को समझा सके? बिल्कुल, हमारे गांव में सब जगह स्वच्छता प्रेरक जी लोग हैं और उनको स्पेसिफिक मानदेय भी दिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ग्राम जब हमारा खुले में शौच मुक्त या ODF प्लस मॉडल डिक्लेयर होता है तो वो वहाँ की ग्राम पंचायत ही डिक्लेयर करती है। जी, तो इसलिए जब ये कार्य होता है तो हमारी ग्राम पंचायत ग्राम सभा स्वतः ही इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे गांव में जितने भी लोग हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि जब हम खुले में शौच मुक्त गाँव डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो पीपल नो अबाउट इट। और ऑफ कोर्स भले ही हमारे सरकारी लोग हर जगह ना पहुंचे, मैंने आपको बताया कि हमारी IEC गतिविधियां हैं और हमारे गांव में भी सर्टेन लोग होते हैं जिनको इस प्रकार बनाया जाता है, जी उन्हें तैयार किया जाता है, तो वहाँ पे लोग रहते हैं। हमारे प्रधान हैं वो लोग बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं। और इसमें तो मैं ये भी बोलूँगी जैसा कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी और जितने हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसका भी एक बहुत भव्य लॉन्च 17 तारीख को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का प्रारंभ किया गया और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया गया, नगर निगम देहरादून द्वारा प्रायोजित था और इसको काफ़ी पब्लिसिटी मिली, इसमें काफ़ी मास स्केल में लोग जुड़े। तो देखिए, जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो जो आम जनमानस, हमारे जितने भी लोग, हमारी प्रबुद्ध जनता है, वो इसको समझती है, देखती है। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से यहाँ पे लगातार प्रयास किए जाते हैं कि जो जनता है वो जो योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं उनके साथ जुड़े। बिल्कुल आपने जैसे कहा स्वच्छता पखवाड़ा जो इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है, मैम किससे कितने ड्यूरेशन तक ये होती है और किस तरह का कार्य इसमें किया जाता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है? देखिए, जो हमारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा है ये हमारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2017 से की गई थी जी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बेसिकली कम्युनिटी को इंगेज किया जाए, सब जगह जन जागरूकता फैलाई जाए स्वच्छता को लेकर और लोगों में एक
व्यवहार परिवर्तन लाया जाए स्वच्छता को लेकर, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती का दिन है, उस दिन तक चलता है और प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और इसमें कई प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। हर वर्ष इसका एक थीम होता है। जैसे इस वर्ष 2025 में इसका थीम है स्वच्छोत्सव, यानी स्वच्छता को हमें एक उत्सव की तरह मनाना है। और इस बार बहुत अच्छा संयोग बना है कि जो 2 अक्टूबर है वो दशहरा के दिन है, तो इतना बड़ा पर्व है और उस दिन हम अपना स्वच्छता पखवाड़ा, हमारा मेन डे होगा 2 अक्टूबर को। मैम, आपने एक टर्म का व्यवहार परिवर्तन, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है व्यवहार परिवर्तन, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि हम कभी भी किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो हम उसे अपने व्यवहार में लाएं, और अगर हमारे व्यवहार में वो चीज़ नहीं है तो हम अपने व्यवहार को परिवर्तित करें। आपको क्या लग रहा है कि व्यवहार परिवर्तन करने में लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ पे करना पड़ा होगा, क्योंकि स्वच्छता से अगर हम बात करते हैं तो? देखिए, ये जो हमारा, मैं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के ही संदर्भ में आपसे बताऊंगी कि व्यवहार परिवर्तन करने के लिए इसमें किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है। जो ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चलता है, इसमें हम अपने सोसाइटी के हर वर्ग को टारगेट करते हैं। देखिए, डेफिनेटली व्यवहार परिवर्तन एक कोई वयस्क हो जाता है करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल। लेकिन स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में हमारा शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा रोल रहता है। मीनिंग दैट हम अपने भविष्य को इसमें लेते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करते हैं कि उनके व्यवहार में स्वच्छता स्वतः ही आ जाए। तो इस प्रकार हम अपने बच्चों को टारगेट करते हैं। और जो हमारी इसमें जो गतिविधियां होती हैं उसके कई पहलू होते हैं। जैसे अगर मैं इस वर्ष का बताऊं, इसमें हमारी जो मुख्य गतिविधियां होंगी, सबसे मेन होती है हमारी CTU यानी स्वच्छता लक्षित इकाई। ऐसे हमारी उपेक्षित जगह हैं जो बहुत गंदी हो जाती हैं, उनको हमें टारगेट करना है। और वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हमारी स्वच्छता के नींव हैं, जो हमारे सफाई मित्र हैं, तो उनके लिए हमारे सफाई मित्र सुरक्षा शिविर होते हैं। और एक हमारा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो ये इतना मल्टी डिमेंशनल कार्यक्रम किया जाता है कि जो ये व्यवहार परिवर्तन हमारे हर सोसाइटी के हर लेवल पे आ जाए, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे बुजुर्ग लोग हों। और जो ये एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ये सिर्फ सरकारी विभाग नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारे माननीय मंत्रीगण और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के हमारे जितने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उन सब का बहुत योगदान होता है। लेकिन इसमें हमारा टोटल कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है। एक जो कार्य होता है वो हमारे पोर्टल पे चढ़ता है। इस पे कोई काफ़ी विस्तृत इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और जो हमारे सिटीजन्स हैं वो भी इसको देख करके इसमें सब जगह जोड़े जाते हैं। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार का कार्यक्रम है कि जिससे व्यवहार परिवर्तन को डेफिनेटली एक इम्पेटस ज़रूर मिलेगा। मैम, जो बात आपने कही, से 2 प्रश्न मेरे हैं। एक तो आपने कहा हम भविष्य को टारगेट करते हैं, भविष्य को साथ लेके चलते हैं, मतलब हमारे जो नौनिहाल है, क्योंकि हमारा भविष्य वो ही, अगर वो ही समझ जाएंगे तो स्वच्छता अपने आप ही यहाँ पर लागू हो जाएगी। तो इसमें जैसे नौनिहालों को जोड़ने की जो बात है, आपको क्या लगता है कि ये हमारी शिक्षा में नहीं शामिल होना चाहिए कि हम डेली रूटीन में इन चीज़ों को सीखें, तो जो बच्चा है, जो नौनिहाल है, वो और ज़्यादा परिपक्व हो सकेगा इन चीज़ों को लेकर? आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो उत्तराखंड का जो करिकुलम है बोर्ड का, उसमें जो हमारी वॉश एक्टिविटी है, यानी कि वाटर सैनिटेशन हाइजीन, कक्षा 3 ऑनवर्ड्स एंड कक्षा 12 तक अलग अलग स्तर पे ऑलरेडी है। उत्तराखंड का जो बोर्ड है उसके करिकुलम में ये सारी गतिविधियां ऑलरेडी है। तो इसको राज्य सरकार की ये प्रायोरिटी भी है कि हमारे शिक्षा विभाग के माध्यम से बच्चों को हर स्तर पे ये सारी वॉश एक्टिविटीज़ का ज्ञान दिया जाए। मैम, ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ कार्यक्रम ऐसे ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि ताकि हम बच्चों को समय समय पर जो ऐसी चीज़ें हैं इनके बारे में उन्हें अपडेट करते रहें? इस प्रकार के कार्यक्रम होते भी हैं। जैसे अभी स्वच्छता पखवाड़ा में बच्चों की निबंध, स्वच्छता के टाइटल पे निबंध प्रतियोगिताएं होंगी, ह्यूमन चेन्स बनेंगी और इनके स्वच्छता संवाद ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो बच्चों को हर प्रकार से जोड़ा जाता है। और वर्ष भर में भी इस प्रकार की अन्य गतिविधियां न सिर्फ शिक्षा विभाग
बल्कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की एंड से भी होता है और अन्य भी कई विभाग हैं जो इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। मैं मन को कहने के लिए अच्छी बात है कि हाँ आप इन चीज़ों से जुड़ रहे हैं, लेकिन जब स्वच्छता पखवाड़ा की बात करते हैं, एक पखवाड़ा होता है जिसमें हम सभी लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग कार्य करें, हम स्वच्छता की बात यहाँ पे करते हैं, हमें कहते हैं हमें स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन वही जब वक्त बीत जाता है उसके बाद हम अपने नॉर्मल डेली रूटीन में आ जाते हैं। तो जैसे हमने व्यवहार की बात की, क्या आपको लग रहा है कि हम उस चीज़ को अपने व्यवहार में, क्योंकि उसके बाद भी हम जब देख रहे हैं तो लोग वही कर्म करते हुए दिख रहे हैं? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। देखिए, ये एक जर्नी है। मैं आपको बताती हूँ कि जब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 1 लॉन्च हुआ तो हमारे जो व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का आच्छादन मात्र 62% था, और जब हम ग्रेजुअली इस पे बढ़ते गए 2017 में ही हम लक्ष्य से मच बिफोर टाइम 100% कर गए। तो डेफिनेटली ये होता है कि जिस समय कार्यक्रम चलता है उस समय पीक पे पहुंचता है और लोग एकदम उसमें जुड़ जाते हैं और कुछ समय बाद भूलने भी लगते हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली गतिविधि है और जैसा मैंने बताया कि फेज़ 2 में आईसी इसका समुचित प्रचार प्रसार भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग डेफिनेटली इससे वापस जुड़ते जाते हैं और ग्रेजुअली ये लोगों के व्यवहार में, देखिए जब आपके घर में हर दिन कूड़ा गाड़ी आती है जी, आप हर दिन देते हैं, 2 दिन नहीं आती तो आप तुरंत उसमें रिप्लाई बैक करते हैं, आप ढूंढते हैं कहाँ गई जी, परेशान होते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे व्यवहार में ही परिवर्तन आने लगता है कि हमें एक पर्टिकुलर आदत होने लग गई है जी। तो ये एक जर्नी है, डेफिनेटली इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन ग्रेजुअली इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मुझे लगता है हम ये चुनौतियों को पार करके डेफिनेटली वो व्यवहार परिवर्तन होगा। मेरा प्रश्न अब आपका चुनौतियों से ही संबंधित है, क्योंकि फेज़ 1 आपने बहुत जल्दी हासिल कर लिया, फेज़ 2 की चुनौतियां आपको क्या क्या लगती हैं? देखिए, हम उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटक हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्लास्टिक वेस्ट को गांव के अंदर डिफ़िकल्ट है उसका निपटान करना। बायोडिग्रेडेबल गीले कूड़े को तो हम कर लेंगे, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट का साइंटिफिक निपटान होना ज़रूरी है। उत्तराखंड का भौगोलिक परिस्थिति थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हमारे घर बहुत दूर दूर है, बसावट दूर दूर है, गांव का और रोड हेड का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, यानी उस प्लास्टिक को परिवहन करना और फाइनल उसको कॉम्पैक्शन करना और रिसाइकलिंग के लिए भेजना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन उत्तराखंड में हमने उस चुनौती को पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं, जैसे हमारे जो पंचायती राज विभाग है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और ग्रामीण विकास विभाग, और मैं बोलूँगी टू सम एक्सटेंट इवन हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, सबके सहयोग से हमने एक चेन बनाई है। ग्राम स्तर पे हमारा एक प्राथमिक एकत्रीकरण केंद्र छोटे छोटे बनाए हैं जिसमें हम प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हमारी योजना ये है कि हमारे हर ब्लॉक में एक ब्लॉक लेवल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, जहाँ पे ये जो प्लास्टिक आता है उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा वाहन भी दिए गए हैं, जिसका संचालन हमारे विकास खंड कर रहे हैं जी। और जो हमारी विकास खंड स्तरीय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, उसका संचालन हमारी जिला पंचायतें कर रही हैं, जहाँ पे जितना भी हमारा संघनित प्लास्टिक है, कॉम्पैक्टेड प्लास्टिक है, उसको वो रिसाइकलिंग के लिए भेजती हैं जी। तो डेफिनेटली ये चुनौतियाँ रही हैं हमारे लिए कि क्योंकि जो हमें फंड भी मिलता है वो हमें पर कैपिटा के हिसाब से मिलता है, तो हमारी जो जनसंख्या है वो भी बहुत कम है, उस हिसाब से डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा फंड भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अभिसरण के माध्यम से और 15वें वित्त आयोग में कन्वर्जेंस के माध्यम से हमने अपनी योजनाएं पूर्ण की हैं, और इस समय भी हम लोग ऑलमोस्ट हमारा जो फेज़ 2 है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज़ 2 है, उसमें 99% तक हम लोग सफलता पा चुके हैं जी। मैम, जो मिशन है बहुत बड़ा है, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि इस इतने बड़े मिशन के साथ अगर हम मतलब अधिकारी हैं, चाहे हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, इनकी जो संख्या है वो थोड़ा कम है और लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए इस मिशन के साथ? ये प्रशासनिक इश्यूज़ होते हैं और इनको फ्रॉम टाइम टू टाइम हम लोग सरकार को फ्लैग ऑफ करते हैं और सरकार द्वारा इनको काफ़ी गंभीरता से भी लिया जाता है, और इसमें जो इश्यूज़ हैं हमारे राज्य सरकार द्वारा इसको रिजॉल्व भी किए जाते हैं जी।
मैम अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो जाता है कि जब हम बात करते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र में तो कूड़े की गाड़ी टाइम टू टाइम पहुँच जाती, ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या गाड़ी का प्रावधान है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में डोर टू डोर कलेक्शन हमारे सभी गांव में पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि गाड़ियां हर घर पे जा ही नहीं सकती बिल्कुल, है। हाँ। लेकिन जो हमारे प्लेन्स के जनपद हैं, हरिद्वार में ऊधम सिंह नगर है, देहरादून का जो हमारा प्लेन्स का एरिया, नैनीताल का प्लेन्स का एरिया है, वहाँ पे कई हमारे ग्राम है जहाँ डोर टू डोर कलेक्शन भी हो रहा है। और कुछ गांव ऐसे हैं, इनफैक्ट हमारा टारगेट ये है कि हम एटलीस्ट रोड हेड तक गाड़ी ज़रूर भेजें। वहाँ पे भले ही हैंड कार्ट, रिक्शा या पैदल रास्ते के मार्ग से हम लोग अपना प्लास्टिक वेस्ट ले आए, और क्लस्टर लेवल व्हीकल अप्रोच है हमारी, जिस हेतु पर्याप्त संसाधन दिए भी जा रहे हैं। मैम एक आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता है कि हमारी आदत है कि हम गाड़ी में जा रहे हैं कूड़ा बाहर फेंकने की, इस आदत को हम कैसे रोक सकते हैं? क्या इसके लिए कोई नियम हमारे यहाँ उत्तराखंड में है या फिर आपको लगता है बनना चाहिए सख्त कानून? देखिए कानून बिल्कुल प्लेस में है कि पब्लिक लिटरिंग इज़ एन ऑफेंस, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पिछले वर्ष के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हर टैक्सी में एक एक बैग दिया था, जिससे उसका जो कूड़ा, एंड इनफैक्ट इसको शायद मैंडेटरी बनाने की भी बात हो रही है कि जितने भी हमारे सार्वजनिक वाहन हैं उसमें एक गार्बेज बैग रहेगा और उसी में सब लोग अपना कूड़ा डालेंगे। तो देखिए इसका किस प्रकार से इसका लॉन्च हो पाता है, बट डेफिनेटली इसमें एक शुरुआत हो चुकी है। मैम आप दर्शकों को कुछ जानकारी या कुछ संदेश देना चाहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सेकेंड फेज़ अपने अंतिम चरण पे है, ये हमारा लास्ट ईयर है। इसमें हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटक है, वो है घरेलू शौचालय आच्छादन। यदि आपके किसी के यहाँ घरेलू शौचालय, आपका व्यक्तिगत शौचालय नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप हमारे स्वच्छ भारत मिशन की जो वेबसाइट है उसके सिटीजन्स कॉर्नर में आवेदन कर सकते हैं, या जो हमारा जनपद स्तरीय कार्यालय है स्वजल कार्यालय, वहाँ पे अपने जो ग्राम प्रधान है उनके माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और शौचालय भी पा सकते हैं, जिसके लिए निर्धारित धनराशि 12,000 आपको डीबीटी की जा सकेगी। जी मैम धन्यवाद हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हिमाली जोशी पेटवाल मैम यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने स्वच्छता से संबंधित हमें महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है, कैसे आप अपने ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ रख सकते हैं और किस किस तरह की योजनाएं यहाँ पर सरकार द्वारा चलाई जा रही, उनका आप लाभ यहाँ पर ले सकते हैं, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।